रामनगर नामक गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुरेश के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करके अपना पालन पोषण करता था। सुरेश बहुत बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमानी के चलते गांव में सभी लोग उसकी काफी इज्जत करते थे। एक दिन सुरेश अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी गांव का सरपंच गजोधर सिंह उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे सुरेश भाई, कब तक इस छोटे से खेत में पसीना बहाओगे? इस छोटे से खेत में इतना काम करके तुम कितना ही कमा लेते होंगे। मैं तो कहता हूं अपने खेत मुझे बेच दो। मैं इसकी तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा और मजदूरी में 300 रुपए भी दूंगा। जमींदार का खेत सुरेश के खेतों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए सरपंच उसकी जमीन हर तरह से हड़पना चाहता था। मगर सुरेश अपनी जमीन किसी भी कीमत पर सरपंच को नहीं देना चाहता था। तब सुरेश सरपंच से कहता है, यह जमीन मेरे दादाजी की है। अगर मैंने यह छोटा सा खेत आपको दे दिया तो मैं खाऊंगा क्या? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। भूखा तो तू वैसे भी मरता ही है सुरेश। सिर्फ 2 रोटी के लिए इस छोटे से खेत में गद्दे की तरह मजदूरी करता है। इससे अच्छा तो तू इसे बेच दे। नहीं सरपंच साहब, इस बार मैं भूखा नहीं मरूंगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे इस साल मेरे पास दुगनी फसल होगी। मगर तू ऐसी कौन सी खेती करेगा जो तेरे छोटे से खेत में दोगुनी फसल उग जाएगी? जरा मुझे भी तो बता। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी मेरे पास खेत कम है और मेरे कम खेतों में ज्यादा फसल का हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात आकर मैं अपने खेतों में ज्यादा फसल उगाने के लिए हिसाब लगाऊंगा। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है। सरपंच सुरेश की बातों को सुनकर दंग रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि सुरेश कौन सी फसल उगाएगा। सुरेश की फसल जानने के लिए सरपंच की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। रात होते ही सुरेश हाथों में फावड़ा लेकर खेतों की तरफ जाने के लिए घर से निकलता है। तभी सुरेश की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, इतनी रात को हाथों में फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे आराम से बोलो भाग्यवान, इतनी तेज बोलकर पूरे गांव को जगाओगी क्या? सरपंच पेड़ के पीछे खड़ा होकर चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा था। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमारी फसल दोगुनी होगी और अगले 5 साल तक हमारे पास अनाज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर सुरेश खेतों पर जाता है। सरपंच भी उसके पीछे पीछे खेतों पर जाता और पेड़ के पीछे खड़ा होकर सुरेश को देखता है। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। यह सरपंच के खेत ने मेरा काम बिगाड़ दिया। अगर मेरी फसल ज्यादा हुई तो सरपंच के खेतों में मिल जाएगी और वह बिना मेहनत के मेरी फसल ले लेगा। कल ही मैं सरपंच को खेतों के बीच में दीवार बनाने को कहता हूँ, जिससे मेरी फसल उसकी फसल अलग रहेगी। अच्छा, तो सुरेश के बच्चे, तेरी यह योजना है। देखता हूं तो कैसे खेतों के बीच में दीवार बनवाता है। अगले दिन सुरेश सरपंच के घर जाता और इससे पहले सुरेश कुछ बोल पाता, तभी सरपंच कहता है, मुझे पता है सुरेश तो क्यों आया है, पर मैं अपने खेतों में दीवार नहीं बनाऊंगा। मगर मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी सरपंच जी। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं जानता हूं तू चाहता है कि मैं अपने खेतों के बीच में एक दीवार बना लूं, क्योंकि तेरे पास जमीन बहुत छोटी है और उसमें दोगुनी फसल का हिसाब नहीं बैठ रहा है। सुरेश सरपंच की बातें सुनकर अपने घर चला जाता है। रात होते ही सरपंच फावड़ा लेकर खेतों में जाता है। सरपंच ने फावड़े से अपने खेतों की मेड़ को आगे बढ़ा दिया। अगली सुबह सुरेश और उसकी पत्नी खेतों पर काम करने आते हैं। तभी सुरेश की पत्नी खेतों को देखकर कहती है, सुनो जी, आज हमारे खेत मुझे कुछ बड़े से लग रहे हैं। अरे हाँ, लगता तो है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं और भी ज्यादा फसल उगा सकूंगा अपने खेतों में। सुरेश अपने खेतों में बीज बोता है और फसल के पकने का इंतजार करता है। फसल पकने के बाद धान की फसल तैयार होती है। सुरेश फसल को काटने की तैयारी करता है। तभी सरपंच वहां आता है और सुरेश से कहता है, अरे सुरेश भाई, इतनी भी क्या जल्दी है?
तुम्हारी फसल मेरी जमीन पर है, इसीलिए ये फसल मेरी है। मगर मैंने तो आपसे कोई जमीन नहीं मांगी, तो फिर आपने अपनी मेड़ को काटकर आगे क्यों बढ़ा दिया? वह सब मुझे नहीं पता। मैंने ही रात को खेत की मेड़ काटकर जमीन बड़ी करी है, इसीलिए इस फसल पर मेरा हक है। अच्छा, तो यह बात है सरपंच जी। मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास कम खेत थे और कम खेतों में दुगनी फसल असंभव है। मगर आपने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी। देखिए सरपंच जी, जहां तक मेड़ वहां तक आपका खेत, बाकी बात आप समझ ही रहे हो। कुछ महीने बाद सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है। गेहूं की बुआई का समय निकलता जा रहा था। एक दिन सरपंच सुरेश के घर आता है और सुरेश से कहता है, क्यों सुरेश, देखा बेईमानी का नतीजा? अब तेरे खेत की जुताई कैसे करेगा? गेहूं की बुआई का समय निकलता जा रहा है। मुझे कोई चिंता नहीं है सरपंच साहब, मेरे पास दादाजी का खेत है ना। मेरे खेत को एक वरदान है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मगर कौन सा वरदान है तुम्हारे दादाजी की जमीन पर? वह मैं नहीं बताऊंगा आपको, जाइए अब यहाँ से। सरपंच वरदान वाली बात सुनकर बेचैन हो जाता है। वरदान को जानने की उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी सुरेश की पत्नी सुरेश के पास आती है और सुरेश से कहती है, सुनो जी, आप किसी वरदान की बात कर रहे हैं। आपने तो कभी नहीं बताया कि दादाजी के खेतों में वरदान भी है। अरे धीरू बोले, कोई सुन लेगा, आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। दादाजी ने मरने से पहले सोने से भरा बक्सा खेतों में ही दबाया था, इसलिए मैंने अभी तक खेतों में जोतना शुरू नहीं किया। सरपंच खिड़की से खड़ा होकर दोनों की सारी बातें सुन लेता है। रात होते ही फावड़ा लेकर सुरेश के खेतों में जाता है और खुदाई करना शुरू करता है। ऐसे में कहां कहां बक्सा ढूंढूं? एक काम करता हूं, पूरा खेत एक बार में ही जोत देता हूं। बक्सा जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और खुदाई करना शुरू करता है, मगर उसे सोने से भरा बक्सा कहीं नहीं मिलता। अगले दिन सरपंच आग बबूला होकर सुरेश के घर जाता है। अबे वो सुरेश के बच्चे कहाँ हैं? तेरे खेतों में सोने से भरा बक्सा मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। बक्सा कैसा? बक्सा ऐसा कोई बक्सा नहीं है। वह तो मैं ऐसे ही अपनी पत्नी का मन बहलाने के लिए बोल दिया था। अरे तेरे दिल बहलाने के चक्कर में मेरी पूरी रात जुताई करके कमर टूट गई है। हाय मेरी कमर। अरे ओ भाग्यवान सरपंच साहब ने रात हमारा सारा खेत जोत दिया। अब सिर्फ मुझे बीज डालना है, अब मुझे हल चलाना नहीं पड़ेगा। मगर वह सोने से भरे बक्से का क्या होगा? वह बक्सा कहाँ दबा हुआ है? मगर आपको यह बक्से वाली बात बताई किसने? यह तो मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताई थी। आपको कैसे पता लगा? कहीं आप हमारी बातें सुन तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूंगा? मेरे पास धन दौलत की कमी है क्या, जो मैं तुम्हारे छोटे से खेत में वह बक्सा ढूंढता फिरूंगा? सरपंच अपने लालच के कारण सुरेश का सारा खेत जोतकर अपनी कमर तोड़ लेता है। वही सुरेश अपनी बुद्धिमानी से सरपंच की हर चाल में उसी को फंसा देता है। इस सरपंच जैसा नालायक और पगलैट व्यक्ति शायद ही इस गांव में कोई दूसरा होगा। पता नहीं इस बेबुद्धि के बैल को सरपंच बनाया किसने। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे गुनगुन स्टोरी टीवी परिवार का हिस्सा बने, जिससे हमारी आने वाली सभी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।